हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी कल की क्लास थी वो कहाँ पे समाप्त हुई थी? अमाशय पे, ठीक है, अमाशय या स्टोमच पे, ठीक है। अब हमारी आगे की क्लास होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी? जो होगी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत से। कहाँ से? छोटी आंत से। कल हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले मुख पढ़ा था, मुख में जीभ और टीथ पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने ग्रसनी पढ़ी थी, ग्रसनी के बाद हमने स्टोमच पढ़ा था, या स्टोमच से पहले भोजन नलिका या फूड पाइप पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने अमाशय को पढ़ लिया था। और इसके बाद आती है आपके नंबर 4 पे, क्या आती है? छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हम छोटी आंत को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं छोटी आंत को और किस नाम से जानते हैं? क्षुद्र आंत। किस आंत है? क्षुद्र आंत, ठीक है। अब आता है कि ये जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 6 से 6.5 मीटर। कितनी? 6 से 6.5 मीटर, ठीक है। ये जो छोटी आंत है जो लंबाई में ज़्यादा होती है, लेकिन इससे छोटी आंत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत की जो लंबाई कम होती है, जो उसकी चौड़ाई या डायोमीटर होती है वो ज़्यादा होती है, इस कारण उसे बड़ी आंत कहा जाता है। लेकिन जब छोटी आंत की जब डायोमीटर या व्यास की बात की जाए तो कितनी होती है? आपके 1 इंच होती है। कितनी होती है? 1 इंच होती है, ठीक है। अब आता है कि भाई छोटी आंत का कार्य क्या होता है? छोटी आंत का कार्य क्या होता है? तो छोटी आंत का कार्य होता है पाचन व अवशोषण, ठीक है, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्प्शन। अब वो ये किस चीज का एब्जॉर्प्शन करती है छोटी आंत? आपके जो न्यूट्रिशन होते हैं या न्यूट्रिशन मेटल होते हैं या पोषक तत्व होते हैं, उनका क्या करती है? डाइजेस्ट करती है। अब ये पोषक तत्व कौन कौन से हो गए? तो मैंने आपको पहले बताया, जो जटिल कार्बनिक युग्म थे जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसा है, या मिनरल्स है, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, ये सब क्या हो गए? पोषक तत्व हो गए। इन पोषक तत्वों को क्या करती है छोटी आंत? डाइजेस्ट करती है और अवशोषण करती है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा अगर भोजन का पाचन सर्वाधिक कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और अगर सर्वाधिक भोजन कहाँ रुकता है? अमाशय में रुकता है। कहाँ रुकता है? अमाशय या स्टोमच में। ये बात मैंने आपको कल भी बता दी है। लेकिन जब अगर आपको पूछ लिया जाए सर्वाधिक पाचन की क्रिया कहाँ पे होती है? छोटी आंत में होती है। और एब्जॉर्प्शन भी की क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। क्योंकि जब भोजन का डाइजेशन होगा तो वो उसमें जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उनको छोटी आंत के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। ये किसके द्वारा? छोटी आंत में छोटे छोटे क्या होते हैं? ऐसे रसांकुर होते हैं। क्या कहते हैं उसे? रसांकुर। जो क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में या जो हमने खाना लिया है उसमें क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। उनको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे शरीर को विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे क्या हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, ये देखिए यहाँ पे आता है आपका छोटी आंत के भाग। ये जो छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है ग्रहणी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपको ड्यूडेनम। क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है अग्र क्षुद्र आंत, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? जंजनम। क्या कहते हैं इंग्लिश में? जंजनम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्षुद्र आंत्र या इलियम, ठीक है। ये हो गए आपके छोटी आंत के 3 भाग। ये आपको याद रखना है, इंग्लिश में भी याद रखना है और हिंदी में भी याद रखना है, ठीक है। इंग्लिश में इससे कहते हैं ग्रहणी को ड्यूडेनम, इसको कहते हैं जंजनम, इसको कहते हैं इलियम, ठीक है। ये तो हो गए आपके छोटी आंत के 3 भाग, ठीक है। अब हम 3 भागों का हमें छोटी आंत को अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया छोटी आंत का डायग्राम, ठीक है। ये देखिए छोटी आंत की जो मैंने ये जो डायमीटर बताया या व्यास बताया वो कितने होता है? 1 इंच होता है। और इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो कितनी होती है? 6.5 मीटर। कितनी होती है? 6.5 मीटर, ठीक है। अब ये क्या करती है? छोटी आंत किससे जुड़ी हुई होती है? यहाँ पे अमाशय। किससे? अमाशय, ठीक है। अब ये जो अमाशय है और छोटी आंत जहां पे जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? सवर्णी। क्या? सवर्णी ग्रहणी या सवर्णी डुडेनम। क्या कहते हैं? सवर्णी डुडेनम। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले जाए छोटी आंत अमाशय के जिस भाग से जुड़ती है उसे क्या कहा जाता है? सवर्णी ग्रहणी या सवर्णी डुडेनम। क्या कहते हैं? सवर्णी डुडेनम, ठीक है। यहां से भोजन यहां तक आ गया, छोटी आंत से नहीं, अमाशय से किस में प्रवेश हो गया? छोटी आंत में, ठीक है। अब छोटी आंत में प्रवेश होने के बाद छोटी आंत में पूरा भोजन का डाइजेशन होगा। अब छोटी आंत के 3 भाग आते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका क्या? ग्रहणी या डुडेनम, ठीक है। इसी ग्रहणी में क्या होते हैं? 2 भाग उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है आपका लीवर, और नंबर 2 पे आता है पित्ताशय, और नंबर 3 पे आता है आपका क्या?
अग्नाशय, ठीक है। अब ये अग्नाशय, ठीक है। अब ये क्या कि यकृत द्वारा क्या विभिन्न प्रकार के एंजाइम और हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, और पित्ताशय द्वारा क्या होता है, यकृत जो ये होता है ना, इसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, पित्तरस का निर्माण किया जाता है, जिसे बाइल जूस कहते हैं, ठीक है। इस बाइल जूस को निर्माण तो यकृत करता है, लेकिन जो भी निर्माण होने के बाद किस में कर वापस भेज दिया जाता है, पित्ताशय में भेज दिया जाता है। पित्ताशय में क्या होता है, पित्तरस जमा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद वापस ये पित्ताशय द्वारा पित्तरस को कहाँ छोड़ दिया जाता है, छोटी आंत में। और जो ये पित्ताशय ये क्या कहलाती है, पित्तवाहिनी, क्या कहलाती है, पित्तवाहिनी, पित्तवाहिनी, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रहणी, ठीक है। ग्रहणी में हमने ये 3 भाग पढ़ना है। ये जो पित्ताशय, यकृत है, ये अग्नाशय है, ये क्या होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, जिसको हम पाचक ग्रंथियां पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक में, तो उसमें पढ़ेंगे बड़ी डिटेल से, ठीक है। अभी हमें सिर्फ ओनली फॉर क्या, छोटी आंत के बारे में पढ़ना, ठीक है। अब क्या होता है, भोजन ग्रहणी से कहाँ आ जाता है, अग्रशूद्र आंत, जिसे क्या कहते हैं, जुंजनम में कहते हैं, क्या कहते हैं, जुंजनम कहते हैं। अब इस जुंजनम का कार्य क्या होता है, जुंजनम का ये एकमात्र मतलब छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जिसमें से ये अग्रशूद्र आंत एक ऐसा भाग है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है या डाइजेशन नहीं होता है। ओनली फॉर इसका एक कार्य ही होता है, क्या होता है, जो भोजन ग्रहणी में आ गया, जैसे ये भोजन है कहाँ आ गया, ग्रहणी में आ गया या डुडेनम में आ गया। अब ये क्या करेगा, अग्रशूद्र आंत या जुंजनम क्या करेगा, इस भोजन को इस ग्रहणी से लेके सीधे कहाँ लेके आएगी, आपके इलियम में या शुद्र आंत्र में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अग्रशूद्र का कार्य होता है ग्रहणी में उपस्थित भोजन को या पचे हुए, ग्रहणी में पचे हुए भोजन या डाइजेस्ट भोजन को शुद्र आंत्र में ले जाना या इलियम में लेके जाना। ये कार्य क्या होता है, किसका, अग्रशूद्र आंत्र का या जुंजनम का, ठीक है। अब ये भोजन क्या यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ इसके द्वारा इसके कहाँ पे आ गया, शुद्र आंत्र में, कहाँ आ गया, क्षुद्र आंत्र में, ठीक है। अब क्षुद्र आंत्र में क्या होगा, भोजन को वापस यहाँ पे क्या होगा, भोजन का अवशोषण होगा, क्या होगा, यहाँ पे तो पाचन हुआ, कहाँ पे, ग्रहणी में। अब ये जो तीसरे नंबर पार्ट है क्या है, शुद्र आंत्र, क्या है, इलियम। अब क्या होगा, जो हमने भोजन को पाचन किया, जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, जैसे माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति माल्टोज को ग्लूकोज के 2 अणुओं में तोड़ा, ठीक है। ये सब किस में हो गया, ग्रहणी में हो गया। अब ग्रहणी, अब अग्रशूद्र आंत्र से होता हुआ कहाँ आ गया, शुद्र आंत्र या इलियम में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसका अवशोषण होगा, अवशोषण, पाचन तो कहाँ हो गए, यहाँ हो गया। अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। जो हमने भोजन लिया उसका कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, छोटी आंत के क्षुद्र आंत्र या इलियम भाग में। आपके एग्जाम में पूछ ले जाता है छोटी आंत के कौन से भाग में भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। तो छोटी आंत का पूछा है तो कहाँ होगा, क्षुद्र आंत्र या इलियम में, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये भोजन छोटी आंत से होता हुआ भोजन कहाँ आ जाएगा, आपके यहाँ पे जुड़ेगा किससे, बड़ी आंत से, किससे, बड़ी आंत से, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इस भाग को कहते हैं आपको सिकम। जब छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है, सिकम कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किससे, अब वापस एक एक को पढ़ते हैं, ग्रहणी, ठीक है। नंबर 1 ग्रहणी में क्या पढ़ना है, हमें एक यकृत ग्रंथि पढ़नी है और एक अग्नाशय ग्रंथि पढ़नी है और एक पित्ताशय पढ़ना है। ये कहाँ पढ़ेंगे हम, पाचक ग्लैंड पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 2 पे आता है अग्रशूद्र आंत्र, ठीक है। अग्रशूद्र आंत्र का कार्य क्या होता है, ग्रहणी से भोजन शुद्र आंत्र में ले जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया चीज। उसके बाद आता है इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, ये केवल क्या करती है, एक मार्ग का कार्य करती है। और ये क्या करती है, भोजन को ड्यूडेनम से इलियम तक ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। इसके बाद आता है शुद्र आंत्र या इलियम। ये क्या करती हैं, भोजन का अवशोषण करती हैं, कौन के, भोजन का पोषक तत्वों का, जो क्या करती हैं, ग्लाइकोजन को एमिनो एसिड में बदल देती है और फैटी एसिड या वसी अम्ल को ग्लिसरॉल में बदल देती है। ये क्या होता है, शुद्र आंत्र में, ठीक है। ये तो हो गया आपके छोटी आंत, ठीक है। इसके बाद आती है आपके क्या, बड़ी आंत, क्या आती है, बड़ी आंत, ठीक है। तो हम अब 5 नंबर पर क्या पढ़ने वाले हैं, बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये बड़ी आंत
क्या होती हैं, जब छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है या एब्जॉर्प्शन हो जाता है या अवशोषण हो जाता है, तब ये बचा हुआ जो पचित भोजन होता है वो वापस किस में जाता है, बड़ी आंत में। ठीक है, अब हम बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 1 से 1.5 मीटर होती है, जबकि हमने छोटी आंत में कितनी पढ़ी थी, 6 से 6.5 मीटर। अब ये बात आती है आपके दिमाग में कि सर ये तो लंबाई में तो छोटी आंत की ज्यादा होती है लेकिन बड़ी आंत की कम होती है, फिर भी इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं। तो जो बड़ी आंत को है, जो इसको डायोप्टर या व्यास के आधार पर बांटा गया है, तो व्यास के आधार पर जो ये बड़ी आंत की व्यास डायोप्टर ज्यादा होता है, इसलिए इसका कितना होता है, 3 इंच होता है, जबकि छोटी आंत का 1 इंच होता है, इसलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है। ठीक है, अब आता है कि भाई छोटी आंत, अब हम छोटी आंत से बड़ी आंत में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, बड़ी आंत में। ठीक है, जिस स्थान पर छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है उसे क्या कहा जाता है, सिक्कम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिक्कम कहा जाता है। ठीक है, अब इस सिक्कम के पास एक अंगुली नुमा पर्वत नुमा एक संरचना उपस्थित होती है जिसे क्या कहा जाता है, अपेंडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपेंडिक्स कहा जाता है। इस अपेंडिक्स को हिंदी में कहते हैं प्रशेषिका अवशेषिका, प्रशेषी या अवशेषी अंग भी कहते हैं। अब इस अपेंडिक्स का कार्य क्या होता है, या अपेंडिक्स का कार्य क्या होता है दोस्तों, इस अपेंडिक्स का कार्य होता है जो हमारे शरीर में जो सेलुलोज का पाचन करने का कार्य करते हैं, लेकिन मानव शरीर में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। ये केवल कौन से होते हैं, जो घास खाते हैं, ये जो जानवर घास खाते हैं उसमें ये सहायक होती हैं, क्योंकि ये सेलुलोज का पाचन करती हैं, लेकिन हम सेलुलोज को सेवन नहीं करते हैं, इसलिए ये हमारे शरीर में इसका कोई उपयोग नहीं है। अब होता क्या है, कई बार ये मानव शरीर में प्रॉब्लम करती है अपेंडिक्स। ठीक है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि इसके जब छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन जाता है तो कुछ भोजन के अवशेष किस में आ जाते हैं, अपेंडिक्स में आ जाता है। किसमें, अपेंडिक्स में आ जाता है, जिसके कारण क्या इसमें धीरे धीरे इसमें क्या होती है, सूजन आने लगती है, जिससे ये हमारे शरीर में क्या दर्द करने लगती हैं, और इसी दर्द के साथ हमें इसे क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन के माध्यम से शरीर से बाहर त्यागना पड़ता है या शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, अब भोजन कहाँ पे आ गया, बड़ी आंत में आ गया। बड़ी आंत के किस भाग से, सिक्कम से होता हुआ अब आपके भोजन कहाँ पे चला गया, कोलन में चला गया। ठीक है, ये क्या भाग है, पूरा कोलन है। ठीक है, नंबर 2 कोलेन भाग। ठीक है, अब ये कोलेन भाग में क्या होता है, अब जब हम भोजन का पूर्ण पाचन तो कहाँ हो गया, बड़ी आंत छोटी आंत में हो गया, अब भोजन कहाँ जाएगा, बड़ी आंत के कोलन भाग में। कहाँ पे, कोलन भाग में जी। अब उस पचे हुए भोजन में ओनली फॉर क्या होता है, जल होता है। ठीक है, अब जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत के कोलेन भाग में। क्या, कहाँ पे, कोलेन भाग में। ठीक है, अब जल का अवशोषण होगा और ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है, कौन सा, कोलन। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से जल आया तो पूरी बड़ी आंत के द्वारा क्या किया जाता है, जल का अवशोषण किया जाता है। अब उस भोजन, पचे हुए भोजन में से अगर जल को निकाल दिया जाता है तो पीछे क्या बचता है, ठोस पदार्थ बचता है। क्या बचता है, ठोस बचते हैं। ठीक है, अब इस ठोस पदार्थ को कहाँ पे भेज दिया जाएगा, आपके रेक्टम में, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, मलाशय। क्या कहते हैं, मलाशय, जिसे मलाशय। ठीक है, अब इस मलाशय में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया होती है। इस मलाशय में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं या जीवाणु उपस्थित होते हैं, जो हमने ठोस पदार्थ, जो भोजन यहाँ से जो पचा गया, जल निकल गया तो भोजन क्या अब ठोस में रूप में हो गया, किसमें, सॉलिड रूप में। अब ये ठोस भोजन क्या करेगा, इसमें उपस्थित कोलन भाग में माइक्रोबैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, उस भोजन को क्या कराते हैं, सड़ाते हैं। क्या करते हैं, इस भोजन को रेक्टम में सड़ा देते हैं, जिसके कारण मल में क्या आती है, बदबू आती है या दुर्गंध आती है। किस कारण आती है, अब रेक्टम या मलाशय में कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस ठोस पदार्थ भोजन को क्या करते हैं, सड़ाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, उसमें बदबू आने लगती है, और इस भाग से क्या किया जाता है, मलाशय से वापस गुद्दे कहाँ पे भेज दिया जाता है, गुद्दे में, या गुद्दे द्वारा मल को बाहर परित्याग कर दिया जाता है। ये तो हो गई बड़ी आंत की बात। अब आता है बड़ी आंत के जो भाग पढ़ने हैं हमें, कौन कौन से 3 मैंने आपको बता दिए, एक तो होता है सिक्कम, एक होता है कोलेन, एक होता है रेक्टम। आपके बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। ठीक है, छोटी आंत के भी 3 होते हैं, कौन कौन से, डुडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आपके बड़ी आंत खत्म हो गई। इसके बाद आता है आपका सेकेंड नंबर, 1 नंबर तो होता था आहार नाल, जो अब क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल तो खत्म हो गया। इसके बाद आता है आपका पाचक ग्रंथि या डाइजेटिव ग्लैंड। ठीक है, अब डाइजेटिव ग्लैंड में क्या पढ़ना है आपको, अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत, ये सब किस में पढ़ना है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे क्या, लीवर।
नंबर 2 पे हमें क्या पढ़ना है, पाचक ग्रंथियां। नंबर 1 पे क्या पढ़ लिया था हमने, आर नाल पढ़ लिया था, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया था। अब हमें क्या पढ़ना है, पाचक ग्रंथियां पढ़ना है। पाचन ग्रंथियां में क्या क्या पढ़ना है, एक तो आता है यकृत ग्रंथि नंबर 1 पे, और 2 नंबर पे आती है आपके अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। यकृत के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, पित्ताशय भी पढ़ना है, जिसे गाल ब्लैडर भी कहते हैं, ठीक है। अब हम नंबर 1 सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, लिवर या यकृत। यकृत अब आता है कि जो यकृत की स्टडी की जाती है, विज्ञान की वो शाखा जिसमें यकृत का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी। क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी। और जो ये यकृत है किस प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, हेपेटिक सेल्स से। किससे, हेपेटिक सेल्स। यकृत कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, हेपेटिक सेल्स कहलाती हैं। और जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है, हेपेटोलॉजी में की जाती है। जो और इसका विशेषज्ञ होता है, जो यकृत का विशेषज्ञ होता है, उसे कहते हैं हेपेटोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जो ये यकृत कोशिकाएं होती हैं, इसमें क्या होती है, सर्वाधिक पुनः निर्माण की सर्वाधिक मात्रा होती है। अब ये पुनः निर्माण या रीजनरेशन, क्या रीजनरेट। अब रीजनरेट क्या होता है, पुनर्निर्माण। अब पुनर्निर्माण क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होती है, कुछ कोशिकाओं क्या होती है, वापस निर्माण हो जाती है। एक बार कोशिका नष्ट होने के बाद उससे या उस कोशिका को कहीं से काट दिया जाता है, तो उससे वापस वो शेप आकार या वापस अपने पुनः समान आकार में आ जाती हैं। इसे कहते हैं रीजनरेट, ठीक है। इसलिए सब अगर आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक पुनः निर्माण कोशिकाएं कौन सी होती हैं, रीजनरेट कोशिकाएं, यकृत की कोशिकाएं होती हैं, कौन सी, हेपेटिक सेल्स, जिसका क्या होता है, सर्वाधिक रीजनरेट होता है, ठीक है। अब आता है यकृत के संदर्भ में दूसरा सवाल, सबसे बड़ा वो भारी आंतरिक अंग है। यकृत है जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, वो क्या है, सबसे भारी अंग है, जिसका वेट कितना होता है, 1.5 kg होता है, 1 से 1.5 kg के मध्य, ठीक है। इसके बाद आता है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी, यकृत कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी, बहिस्त्रवी ग्रंथि। कौन सी, बहिस्त्रवी ग्रंथियां क्या होती है, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत ग्रंथि है, ठीक है। इसके बाद आता है यकृत द्वारा क्या होता है, पित्तरस का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये जो यकृत क्या करता है, पित्तरस का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, पित्तरस को इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस या बाइल जूस कहते हैं या पित्तरस कहते हैं, ठीक है। अब इस पित्तरस का निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन जब ये निर्माण होने के बाद वापस कहाँ चला जाता है, पित्ताशय में चला जाता है, ठीक है। कहाँ चला जाता है, पित्ताशय में, जिसे क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर या पित्ताशय, ठीक है। ये देखिए पित्ताशय, पित्तरस का निर्माण, संचय तथा जमा कहाँ होता है, पित्ताशय या गाल ब्लैडर में, ठीक है। निर्माण तो कहाँ हुआ, यकृत में। आपको कई बार कंफ्यूजन रहती है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, तो आपके दिमाग में पित्तरस पित्ताशय से रिलेटिव शब्द है, इसलिए आप पित्ताशय कर लेते हो, लेकिन वो क्या है, गलत है। लेकिन जो सही उत्तर क्या होगा, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, लिवर या यकृत में होता है, ठीक है। लेकिन जब ये यकृत में निर्माण होने के बाद जो पित्त वाहिनी के माध्यम से कहाँ पे आ जाता है, वापस यकृत से कहां पे आ जाता है, पित्ताशय में आ जाता है, ठीक है। अब आता है पित्तरस का पीएच कितना होता है, पित्तरस की पीएच वैल्यू होती है कितनी, 7.4 से 8.4, जो क्या होता है, हल्का क्षारीय। क्या होता है, हल्का क्षारीय, ठीक है। अब आता है पित्तरस का रंग कैसा होता है, हरा होता है। किस कारण होता है, एक बिलीवर्डिन पिगमेंट आता है। क्या आता है, बिलीवर्डिन पिगमेंट, इसको हम समझते हैं। अब होता क्या है, यकृत के द्वारा 2 प्रकार के पिगमेंट का निर्माण किया जाता है। नंबर 1 पे आता है आपका कौन सा, बिलीवर्डिन। क्या आता है, बिलीवर्डिन, ठीक है, जिसके द्वारा क्या आता है, हरे रंग का स्त्राव किया जाता है। वो कौन से, छोटी आंत में यकृत होता है, वहां पे इसके द्वारा हरा रंग, पित्तरस का हरा रंग किस कारण होता है, बिलीवर्डिन के कारण होता है। एक शब्द और आता है इसी रिलेटिव, उसके कहते हैं बिलीरुबिन, ठीक है। अब ये बिलीरुबिन क्या करता है, एक पीले रंग का वर्णक स्त्राव करता है। किस रंग का, पीले रंग का, ठीक है। और वो किसमें काम आता है, जो प्लाज्मा का हल्का पीला रंग होता है, किसका, प्लाज्मा, प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किस कारण होता है, इस बिलीरुबिन के कारण होता है। अगर इस बिलीरुबिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो कौन सा रोग होता है, पीलिया रोग होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जॉइंटिस रोग होता है। कौन सा, जॉइंटिस रोग किस कारण होता है, बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण होता है। और इस बिलीरुबिन पिगमेंट के, और एक आपको बात बता दूं, हमारे शरीर में जितने भी रंग है या कलर है वो किसी न किसी पिगमेंट के कारण ही होता है। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे ये बिलीवर्डिन के कारण हरा रंग, बिलीरुबिन के कारण पीला रंग, ठीक है, और हीमोग्लोबिन के कारण
कैसा, लाल रंग, ठीक है, रक्त का लाल रंग, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, पितरस के कार्य। जो ये बाइल जूस है इसका कार्य क्या है, ये क्या करती हैं, पितरस वसा का इमल्सीकरण करती हैं। इमल्सीकरण एक इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं पायसीकरण। वसा का पायसीकरण क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, वसा का पायसीकरण क्या होता है, वसा का वसीय अम्ल में बदलना। किस में बदलना, वसा का वसीय अम्ल में, या फैट का फैटी एसिड में बदलना। अब होता क्या है, वसा क्या होती है, पहले हम जब जैसे ही भोजन को लेते हैं, बिना डाइजेस्ट होते हैं, तब भोजन कैसी होती है, जो वसा के अणु कैसे होते हैं, लार्ज पार्टिकल होते हैं या बड़े बड़े अणु होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस इमल्सीकरण ये वसा का कौन करेगा, पितरस मिल जाता है, इसमें क्या मिल जाता है, पितरस, ठीक है, पितरस मिल जाता है, तो इसका क्या होता है, इमल्सीकरण होता है या पायसीकरण होता है, जिससे क्या वसा को छोटे 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 अणुओं में तोड़ दिया जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में आसानी से डाइजेस्ट या पाचन क्रिया हो सके, ठीक है। इसके बाद आता है यकृत में क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। किसका, मूत्र का। और हमारे शरीर में जब यूरिन या मूत्र होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। कहाँ पे होता है, यकृत में होता है, ठीक है। इसके बाद आता है यकृत विटामिन ए का संश्लेषण। जो हमारे शरीर में विटामिन होते हैं, विटामिन होते हैं, उस विटामिन का संश्लेषण कहाँ होता है, विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है, यकृत में होता है। और आपको एक बात मैं समझाना चाहता हूं कि जो हमारे शरीर में विटामिन होता है, ये विटामिन होता है, इसका हमारे पाचन क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ओनली फॉर एनर्जी के रूप में ना मिलकर क्या रूप में, इसके अगर विटामिन की जो कमी हो जाती है तो हमें डिजीज हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग नहीं लेते हैं, पाचन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है यकृत द्वारा विटामिन डी और B12 का संचय किया जाता है। एक शब्द आता है संश्लेषण, एक होता है संचय, दोनों में काफी फर्क है। संचय का मतलब होता है उसको जमा करना या इकट्ठा करके या अपने पास रोक के रखना, ठीक है। और संश्लेषण या सिंथेसिस का अर्थ होता है उसको निर्माण करना। सिंथेसिस का अर्थ होता है निर्माण करना, लेकिन जब संचय का बात आ जाती है तो उसको अर्थ होता है आपके अपने अंदर को उसको जमा करके रखना या रिजर्व करके रखना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे आपके यकृत हो जाती है खत्म, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ पॉइंट और है। यकृत कोशिकाएं यूरिया का संश्लेषण करती है और यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक बनाती है। क्या बनाती है, एक हिपेरिन बनाती है। क्या बनाती है, हिपेरिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिपेरिन बनाती है। क्या बनाती है, हिपेरिन बनाती है। और ये हिपेरिन क्या होती है, रक्त प्रोटीन होती है। क्या होती है, रक्त प्रोटीन होती है, जिसका कार्य होता है जो ब्लड वेसल्स होती हैं या रक्त वाहिनियां होती हैं। क्या होती हैं, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां क्या होती हैं, रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकती हैं। रक्त वाहिनियां होती हैं उसमें क्या करती हैं, रक्त को जमने से, जो हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं, उसमें क्या करती हैं, रक्त को जमने से रोकती हैं। और जो एक प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन क्या करती है, रक्त को जमना, मतलब रक्त स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। एक प्रोटीन होती है हिपेरिन, जो क्या करती है, रक्त वाहिनियां होती हैं उसमें रक्त को जमने से रोकती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, अब बताएंगे यकृत के द्वारा एक जो रक्त स्कंदन प्रोटीन होती है, कौन सी, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, इसका संश्लेषण भी कहाँ होता है, यकृत में होता है। इसके बाद आता है आपके, और यकृत है जो क्या करती है, भ्रूणीय अवस्था आती है ना या एम्ब्रियो अवस्था आती है, उस समय क्या करती है, रक्त का स्कंदन, रक्त का निर्माण करती है। जब होता क्या है कि हमारे जो शरीर में होता है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था या माँ के गर्भ में होता है तो उसमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है, ठीक है। और जब प्रथम 3 माह, अगर शिशु प्रथम 3 माह का होता है तो वो अपने माँ के गर्भ से प्लासेंटा होता है या अपरा होता है, उससे रक्त लेता है। लेकिन जब 3 माह से ऊपर हो जाता है भ्रूणीय अवस्था में, तो उसका निर्माण, जो रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, आपके यकृत या प्लिया में, ठीक है। ये तो हो गया लीवर, ठीक है। इसके बाद आती है नंबर 2 पे आपके अग्नाशय ग्रंथि। क्या आती है, पैनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि। क्या आती है, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं। और इस अग्नाशय ग्रंथि द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, अग्नाशय रस का। किसका, अग्नाशय रस का, ठीक है। और इससे क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। एक मिश्रित ग्रंथि होती है या मिक्स्ड ग्लैंड होती है, इसे अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि। अब ये मिश्रित ग्रंथि कैसे हुई, क्योंकि वो ग्रंथि जो अपने हार्मोन को या एंजाइम को, जो ग्रंथि हार्मोन को अपने अंदर स्त्रावित करती है, तो अंत स्त्रावित, जब किसी ग्रंथि द्वारा किसी एंजाइम या रस का स्त्रावन किया जाता है तो वो क्या होती है, बहिस्त्रावित। लेकिन इस ग्रंथि द्वारा क्या होता है, अपने एंजाइमों को स्त्रावन किया जाता है और हार्मोन का भी स्त्रावन किया जाता है, ठीक है।
इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहता है, ठीक है। इसकी बात आती है कि इसके बाद कि लैंगरहैंस ने इसकी खोज की थी, किसकी, अग्नाशय ग्रंथि की खोज किसने की थी, लैंगरहैंस ने की थी, ठीक है। अब आता है कि लैंगरहैंस ने जो अग्नाशय की खोज की थी उसके आकार कैसा दिखाई थे। उसने सबसे पहले क्या बताया कि जो अग्नाशय है इसका आकार कैसा है, पत्ती के समान होता है, एक जो लीप होती है या पत्ती होती है उसके समान अग्नाशय का आकार होता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट की जो अग्नाशय है वो किससे जुड़ी होती है, जो छोटी आंत की ग्रहणी भाग या आपको मैंने सबसे पहले बताया था छोटी आंत पढ़ाया था जो उसमें ड्यूडेनम या ग्रहणी भाग पढ़ाया था जिसमें क्या होती है ये अग्नाशय और लिवर ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कि अग्नाशय में 3 कोशिकाएं होती है, कौन कौन सी, अग्नाशय में मुख्यतः 3 कोशिकाएं होती है, वो कौन सी, कौन सी दीप कोशिकाएं होती है, कौन सी दीप कोशिकाएं। अब दीप कौन सी होती है, एक नंबर 1 पे आती है एल्पा, ठीक है, एल्पा दीप कोशिकाएं, ठीक है। उसमें किसका निर्माण होता है, एल्पा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकागोन का, किसका, ग्लूकागोन का, जो कितनी होती है 20% होती है, क्या होती है 20% होती है, ठीक है। इन कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है 20% होती है। नंबर 2 पे आता है बीटा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, लैंगरहैंस की बीटा दीप कोशिकाओं द्वारा किसका निर्माण होता है, इंसुलिन का, ठीक है। अब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमें शुगर हो जाता है या डायबिटीज हो जाती है या हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। अगर इस इंसुलिन की कमी हो जाती है तो वो हो जाता है, लेकिन इंसुलिन की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। अब इस बीटा कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है आपके शरीर के अंदर, 70% होती है। जो अग्नाशय की दीप कोशिकाएं होती हैं उसकी कुल कोशिकाओं का कितना, 70% क्या होती है, बीटा कोशिकाएं, ठीक है। इसके बाद आती है डेल्टा कोशिकाएं, ठीक है। इसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, सोमेटोस्टेटिन, किसका, सोमेटोस्टेटिन, जो क्या एक सेक्सुअल हार्मोन है, क्या है, सेक्सुअल हार्मोन है, जिसकी कितनी मात्रा होती है कुल दीप कोशिकाओं की 10% या 10%, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है अग्नाशय रस, क्या आता है, अग्नाशय रस, ठीक है। इस अग्नाशय रस का निर्माण प्रतिदिन हमारे शरीर में कितना होता है, प्रतिदिन 1 लीटर प्रति डे या 1 लीटर प्रतिदिन होता है, ठीक है। अब आता है अग्नाशय का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान होता है 7.4 से 8, जो क्या है, एक हल्का क्षारीय है, क्या है, हल्का क्षारीय, ठीक है। इसके बाद आता है एंजाइम, क्या आते हैं, एंजाइम, ठीक है। अब एंजाइम क्या कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 अग्नाशय के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, एक तो नंबर 1 पे आता है ट्रिप्सिन, नंबर 2 पे आता है आपका एमाइलेज और नंबर 3 पे आता है आपका लाइपेज, ठीक है। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ठीक है। अब हम इन सब तीनों का पढ़ेंगे डिटेल से कि भाई इसका कार्य क्या होता है पाचन क्रिया में, ठीक है। जैसे ही शरीर में अग्नाशय में ट्रिप्सिन का निर्माण हुआ तो वो क्या करेगा, प्रोटीन होती है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, हम भोजन लेते हैं उसमें क्या होता है, मुख्यतः प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है। तो अब ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन होती है उसको क्या करेगा, तोड़ेगा, क्या करेगा, तोड़ेगा, किस में तोड़ेगा, एमिनो अम्ल में तोड़ेगा। 100% प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, अग्नाशय के अंदर होता है। अग्नाशय रस के द्वारा कौन सा, ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा क्या होता है, इसका 100% एमिनो अम्ल में तोड़ दिया जाता है, किसको, प्रोटीनों को, ठीक है। ये तो हो गया ट्रिप्सिन का कार्य। नंबर 2 पे आता है आपका क्या, एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज क्या होता है, एमाइलेज, इसका क्या किया जाए, इसके द्वारा क्या किया जाए, जो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट और वसा लेते हैं, क्या लेते हैं, वसा, उस वसा को किस में तोड़ेगा, ये वसीय अम्ल में तोड़ेगा, किसमें, इस फैट को किस में तोड़ेगा, फैटी एसिड में, और ये जो फैटी एसिड वापस किस में बदल जाएगा, ग्लिसरॉल में, किसमें, ग्लिसरॉल में, ठीक है। जो कितने हैं, कुल वसा का 100% पाचन कहां पे होता है, एमाइलेज के उपस्थिति में होता है, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 3 पे लाइपेज, क्या आता है, लाइपेज, ठीक है। अब ये लाइपेज क्या करता है, जो मुख्य अवयव है हमारे जो खाने का, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब ये क्या करेगा, इस कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा, और ये ग्लूकोज किस में बदल जाएगा, ग्लाइकोजन में बदल जाएगा। यहाँ पे एक टर्म आती है आपके 12th के सिलेबस में कि जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस, क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस। ये शब्द याद रखना, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या क्रिया क्या होती है, तो आप क्या कहोगे, क्या बोलोगे कि लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में है कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलना ही ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ये हो गई आपके अग्नाशय ग्रंथि। यहाँ तक आपके कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है।
ठीक है। अब आगे पाचन ग्रंथियां में आपने लीवर पढ़ लिया, अग्नाशय पढ़ लिया, एक ग्रंथि आपकी छूट गई थी जो सबसे पहले पढ़नी थी, वो अब हम पढ़ेंगे क्या, लार ग्रंथि या सिलेवरी ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे, लार ग्रंथि या सिलेवरी ग्लैंड।